चलो भाई, आज देखो, आज हम पढ़ेंगे कार्बन। क्या पढ़ेंगे? कार्बन, है ना। कार्बन देख लेते हैं। कार्बन, कार्बन शब्द देखते हैं पहले। कार्बन शब्द आखिर आया कहां से? तो कार्बन शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम है कार्बो, है ना। तो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम है कार्बो, और कार्बो का अर्थ होता है कोल या फिर काला, है ना। तो यानी कि कार्बन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से आया है ना, जिसका अर्थ होता है कोल या फिर काला, है ना। प्रतीक देख लेते हैं इसका। कार्बन का प्रतीक होता है सी। क्या होता है कार्बन का प्रतीक? सी। यानी कि कार्बन को हम सी से व्यक्त करते हैं। संयोजकता देख लेते हैं इसकी। संयोजकता नहीं, पहले हम देखते हैं इसका। या कार्बन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 कार्बन 12, या फिर पहला कैसे लिख सकते, पहले कैसे लिखते थे? 6 कार्बन 12, इस तरीके से लिखते थे, है ना। यहां पे 6 क्या है? यह है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। और ये क्या होता है? ये होता है परमाणु भार, या इसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं इसको? द्रव्यमान संख्या। तो इसको बोलते हैं हम परमाणु संख्या, और इसको बोलते हैं परमाणु भार। पहले ऐसे लिखते थे, लेकिन अब तुम किताबों में देखते होंगे इस तरीके से लिखा आता है ना। तो ये परमाणु संख्या होती है, और ये होता है इसका परमाणु भार। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु संख्या, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। कार्बन का परमाणु भार, परमाणु भार भी आप लिख सकते हो, और द्रव्यमान संख्या भी लिख सकते हो। द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 12। ठीक है, हमें पता लगेगा कार्बन का परमाणु संख्या कितनी है? 6 है, और परमाणु भार कितना है? 12। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की संख्या भी निकाल लेते हैं ना। देखते हैं। तो हमें पता है अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लें या फिर पहले प्रोटॉनों की संख्या निकाल लें, तो कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यहां देख रहे होंगे जो परमाणु संख्या होती है वही क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। यानी कि यहां पे परमाणु संख्या कितनी है? 6। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6 होगी। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? हमें पता है कि किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6। ठीक है, कितने होने चाहिए? 6। न्यूट्रॉनों की संख्या देख लेते हैं। कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? निकाल लेते हैं इसको। हमने क्या लिखा भाई? 6 कार्बन 12, है ना। और जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? Z से, है ना। और द्रव्यमान संख्या कह दो या कह दो परमाणु भार। क्या कह दो? परमाणु भार। इसको हम व्यक्त करते हैं A से। और यदि हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो N बराबर होता है A माइनस Z, मतलब द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो N बराबर देखो क्या हो गया? A बताओ कितना है? 12, और Z कितना है? 6। तो N बराबर कितना हो गया? 6। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो कार्बन के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये भी 6 होती है ना। समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 6। प्रोटॉनों की संख्या कितनी? 6।
न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी? 6। ठीक है, यानी कि कार्बन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6, प्रोटॉनों की संख्या भी 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आ गई? तो कार्बन शब्द कहां से लिया गया है? एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम है कार्बो, और कार्बो का अर्थ क्या होता है? कोलिया काला, यानी जो काले रंग के पदार्थ होते हैं उसको हम कार्बन कहते हैं। और कार्बन का प्रतीक होता है सी हमने क्यों लिया? क्योंकि कार्बन लिखा जाता है कैसे? कार्बन, और इसका जो पहला अक्षर है वही किसी भी तत्व का क्या होता है? प्रतीक, है ना? तो कार्बन का प्रतीक क्या हो गया? सी। ठीक है, अब देखो सी को, कार्बन को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 कार्बन 12। कैसे लिख सकते हैं? 6 कार्बन 12। और 6 कार्बन 12 का मतलब है 6 क्या है यहां पर? परमाणु संख्या, सॉरी, हाँ, परमाणु संख्या क्या है? ये परमाणु संख्या। और 12 क्या है यहां पे? ये भार है इसका, ना? परमाणु भार कह दो या फिर द्रव्यमान संख्या। बोलो समझ में आ गई बात? ठीक है, तो परमाणु संख्या कितनी होगी कार्बन की? 6। और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 12। इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लेते हैं, और प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों के, ना? तो कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 6। 6 क्यों होती है? क्योंकि जितनी उसकी परमाणु संख्या होती है वही उसकी प्रोटॉनों की संख्या होती है। समझ में आ गई बात? तो जितने किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसकी परमाणु संख्या भी होती है। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जितने किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 6। लेकिन निकालते कैसे? ये मैंने आपको बता दी। क्या होता है इसका सूत्र? न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की परमाणु संख्या, यानी कि A माइनस जेड। ए क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान संख्या है। जेड क्या है यहाँ पे? परमाणु संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या से जब परमाणु संख्या को हम घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर A माइनस जेड। तो N बराबर क्या है? A कितना था? 12, और जेड कितना है? 6। तो इसको घटा दो, कितना आएगा? 6। यानी कि कार्बन परमाणु के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लेते हैं। यहां तक समझ में आया? चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? sp2 1s2 2s2 और 2p, है ना? यानी कि कितने होंगे? ये देखो, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में कितने होंगे? 4। तो यहां पे देख लो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s1 और 2s2 और 2p2। यानी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एस कक्षा में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? और दूसरी एक्स कक्षा में कितने होंगे? 1 होगा, क्योंकि दूसरी कक्षा क्या होगी? जो कोष होगा दूसरा, प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, तब जाकर दूसरा कोष भरेगा, है ना? तो पहली में कितना होगा? एक्स में कितना होगा? 1, फिर पी में 1 जाएगा, फिर पी में 1 जाएगा, फिर पी में, तो कितने हो गए? 2 3 4 5 6 हो गए, पूरे इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि खाली कितने हैं? 4। तो इसका मतलब 4 इसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता देख लेते हैं। कार्बन की संयोजकता, या कह सकते हो संयोजी इलेक्ट्रॉन।
कितने होंगे? कितनी होगी? 4। यानी कि ये 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ सकता है ना। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4। और कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4। यानी इसके वाह्यतम 4 कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4, है ना। समझ में आ गई बात? चलो, तो संयोजकता 4 हो गई। अब देख लेते हैं कार्बन की उपस्थिति कहां कहां पाया जा सकता है। कार्बन की उपस्थिति, ठीक है। कार्बन किस किस रूप में हमें मिल सकता है, तो देख लेते हैं। तो कार्बन कहां मिलता है? सभी सजीवों में। सभी सजीवों में। सजीव कौन होते हैं? जीव जंतु और पेड़ पौधे। सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों में कार्बन उपस्थित होता है, ठीक है। कार्बन यौगिकों के रूप में भी हो सकता है, यौगिकों के रूप में। यौगिकों के रूप में देखते हैं, जैसे कि खाने का सोडा। खाने का सोडा, और खाने के सोडे को हम रासायनिक रूप से क्या जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। खाने के सोडे को हम रासायनिक रूप से किस नाम से जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका सूत्र होता है NaHCO3। तो यहां पे तुम देख रहे होंगे कार्बन जो है वो किसकी फॉर्म में है? यौगिकों के रूप में, है ना, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, और देख लो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलते हैं ना। और इसका फॉर्मूला होता है CO2। और यहां पे तुम कार्बन देख रहे होंगे कैसा है? यौगिकों के रूप में, है ना। कार्बन किस फॉर्म में है? यहाँ यौगिकों के रूप में। और देख लेते हैं धावन सोडा। इस पे देख लेते हैं धावन सोडा। धावन सोडा, और इसको हम रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट, या फिर Na2CO3। और यहां पे भी आप देख रहे होंगे कार्बन किस फॉर्म में है? यौगिकों के रूप में। यानी कि कार्बन जो है वो यौगिकों के रूप में भी पाया जाता है ना। और देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल, जैसे कि तुम्हारा चूना पत्थर, या इसको हम बोल देंगे खड़िया, या इसको बोल देंगे संगमरमर, ठीक है। तो इसमें भी चूना जो है यौगिकों के रूप में पाया जाता है ना। इसको बोलते हैं CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कार्बन कहां उपस्थित हो सकता है? सभी सजीवों में। जितने भी सजीव हैं, जीव जंतु जितने भी हैं, सब में क्या मिलता है? कार्बन, ठीक है। और जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब में क्या मिलता है? कार्बन, है ना। और कार्बन जो है वो यौगिकों के रूप में भी हमें प्राप्त होता है। जैसे कि खाने का सोडा सबने देखा होगा। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, और सूत्र क्या है? NaHCO3, ठीक है। और देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2। तो यहां पे भी आप कार्बन देख रहे होंगे कि यौगिकों के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है ना। धावन सोडे को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका सूत्र क्या है? Na2CO3। यानी यहां पर भी जो कार्बन है वो तुम्हें यौगिक के रूप में मिलेगा ना। चूना पत्थर या खड़िया या फिर संगमरमर, जो हमें कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मिलता है ना। और इसमें भी कार्बन देख रहे होंगे तुम किस रूप में है? यौगिकों के रूप में, है ना। भोज्य पदार्थों में देख लेते हैं कार्बन की उपस्थिति। जो भोज्य पदार्थ हैं उसमें किस फॉर्म में मिलता? भोज्य पदार्थ,
भोज्य पदार्थों में भी कार्बन किस फॉर्म में मिलता है? यौगिकों के रूप में, यौगिकों के रूप में पाया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि वसा, जैसे प्रोटीन, जैसे विटामिन, ठीक है। इन सभी में कार्बन जो है वो यौगिकों की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। किसमें मिलेगा? यौगिकों की फॉर्म में। और देख लेते हैं और कहां मिल सकता है कार्बन। हाइड्रोजन के यौगिकों के रूप में, ठीक है, हाइड्रोजन के यौगिकों के रूप में, जैसे कि तुम्हारा पेट्रोल, जैसे कि तुम्हारा डीजल, ठीक है। और ले लो, जैसे कि तुम्हारा कुकिंग गैस, कुकिंग गैस। और कुकिंग गैस को हम किस नाम से जानते हैं? एलपीजी। कुकिंग गैस को किस नाम से जानते हैं? एलपीजी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो इन में भी पेट्रोल, डीजल या फिर एलपीजी में भी कार्बन जो है यौगिकों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप। क्या होते हैं अपर रूप? कार्बन के अपर रूप, तो कार्बन हमें विभिन्न रूपों में पाया जाता है। चलो कार्बन के देखते हैं अपर रूप। कार्बन जो है हमें विभिन्न रूपों में मिलता है। कार्बन के क्या मिलते हैं? विभिन्न रूप मिलते हैं। जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, जैसे कि फुलरेन या फुलेरिन बोल सकते हो उसको, जैसे कि कोक या कह दो कोयला, जैसे कि कालिक, ठीक है। कार्बन इन विभिन्न रूपों में मिल सकता है और इन सारे रूपों को हम क्या कहते हैं? कार्बन के अपर रूप कहते हैं। और जो कार्बन के अपर रूप होते हैं, इन सारे तत्वों के जो रासायनिक गुण हैं वो समान होते हैं और जो भौतिक गुण हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो कार्बन क्या मिलता है? विभिन्न रूपों में मिलता है, जैसे कि ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन, है ना, विभिन्न रूपों में मिलता है। और जो कार्बन का अपर रूप होते हैं उनके रासायनिक गुण तो होते हैं समान, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। जैसे हीरा एक कठोर तत्व है और जबकि ग्रेफाइट एक मुलायम तत्व है, ठीक है। लेकिन इनके ये रासायनिक गुणों में क्या है? समान, ठीक है। तो जो अपर रूप होते हैं वो रासायनिक गुणों में होते हैं समान और उनके भौतिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इनके अपर रूप देख लेते हैं। तो कार्बन के अपर रूप दो फॉर्म में मिलते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय क्या होते हैं? क्रिस्टलीय में कार्बन की संरचना, कार्बन जो है वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है। अक्रिस्टलीय में क्या होता है? कार्बन
कार्बन की निश्चित या निश्चित रूप में व्यवस्थित नहीं होता, व्यवस्थित नहीं होता। ठीक है, कार्बन की क्रिस्टलीय फॉर्म में कार्बन जो है वो निश्चित क्रम में मिलता है ना, कैसा मिलता है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, लेकिन इसमें कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता। क्रिस्टलीय में कार्बन का कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन इसमें कैसी संरचना मिलती है, क्रिस्टलीय में कार्बन की निश्चित संरचना मिलती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं क्रिस्टलीय का, जैसे कि हीरा, जैसे कि तुम्हारा ग्रेफाइट और फुलेरीन, इन सभी में कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है। ठीक है, और इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा कोल या फिर बोल सकते हैं कालिक। ठीक है, और तुम्हारा काजल और तुम्हारा चारकोल। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। रोक दो भाई, यहां पे देखो, तो कार्बन के जो अपर रूप है वो दो फॉर्म में मिलते हैं। एक फॉर्म मिलती है क्रिस्टलीय और एक होती है अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय क्या होती है, इसमें कार्बन का जो क्रम है वो कैसा होता है, निश्चित। यहां पे कैसा होता है, कार्बन का क्रम निश्चित होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय में कार्बन का जो क्रम है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, यहां पे कार्बन निश्चित क्रम में मिलेंगे, लेकिन यहां पे कार्बन अनिश्चित क्रम में मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हीरा, तो हीरे में जो कार्बन है वो निश्चित क्रम में मिलेंगे। देखो, यानी कि एक कार्बन जो है वो 4 अन्य कार्बनों से जुड़ेगा, तो एक निश्चित क्रम मिलेगा, है ना। जैसे ग्रेफाइट में देख लो, ग्रेफाइट में जो कार्बन है वो निश्चित क्रम में मिलेंगे। ठीक है, एक रिंग की फॉर्म में मिलेंगे, है ना। यहां पे अन्य कार्बनों से जुड़ेंगे, और यहां पे जो यहां का जो कार्बन है ग्रेफाइट में, वो एक कार्बन अन्य 3 कार्बनों से जुड़ेगा। तो इसका मतलब है, जो कार्बन की क्रिस्टलीय फॉर्म होती है उसमें कार्बन निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, है ना। लेकिन अक्रिस्टलीय में क्या होता है, कार्बन है निश्चित क्रम में होता है, यानी कि कार्बन का कोई भी क्रम नहीं होता, कोई कहीं भी जुड़ा हो सकता है ना। इसमें कार्बन का कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि चारकोल, और चारकोल भी होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है तुम्हारा कास्ट चारकोल, कास्ट चारकोल, जिसको हम लकड़ी भी बोल सकते हैं, है ना, लकड़ी चारकोल, है ना। और दूसरा होता है जंतु चारकोल, और तीसरा होता हमारा शुगर चारकोल, शुगर चारकोल। इसको हम कैरोमल भी बोलते हैं, है ना। समझ में आ रही है बात। तो अक्रिस्टलीय में कार्बन जो है वो कोई भी निश्चित क्रम में नहीं होते, जैसे कि चारकोल, काजल, कोक और कार्बन गैस। चारकोल भी तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल और शुगर चारकोल। ठीक है, तो इसकी हम देख लेते हैं, चारकोल को देख लेते हैं। तो चारकोल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सबसे पहले पढ़ते हैं चारकोल, और चारकोल होते हैं 3 प्रकार के, है ना। कितने होते हैं, 3 प्रकार के, और ये कैसी फॉर्म में होते हैं, अक्रिस्टलीय। कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं, यानी कि इसमें कार्बन की जो है, कार्बन परमाणु का क्रम निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता है, यानी कार्बन परमाणु अनिश्चित क्रम में मिलता है, कोई निश्चित क्रम नहीं होता। जैसे चारकोल, चारकोल कितने प्रकार के, 3 के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कास्ट चारकोल।
नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम कास्ट चारकोल। क्या होते हैं कास्ट चारकोल? इसमें हम लेते हैं लकड़ी को। क्या ले लिया हमने? लकड़ी। और लकड़ी को कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर दिया? जला दिया, है ना? क्या कर देंगे? जला देंगे। और इस विधि को हम कहते हैं भंजक आसवन। क्या कहते हैं इस विधि को? भंजक आसवन। यदि लकड़ी को ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलाया जाए तो इस विधि को हम कहेंगे भंजक आसवन। और इससे हमें काले रंग का पदार्थ प्राप्त होगा। कैसे रंग का पदार्थ प्राप्त होगा? काले रंग का। ठीक है। और ये काला रंग का पदार्थ क्या कहलाएगा? जैसे कि कोयला। और ये क्या होता है? पानी से क्या होता है? पानी या जल से क्या होता है? हल्का। इसलिए ये क्या हो जाता है? पानी पर तैर जाता है। पानी पर क्या हो जाता है? तैर जाता है। पानी पर तैर जाता है। ठीक है। इसका उपयोग किसमें करते हैं? इसका उपयोग हम करते हैं किसमें? जल के शोधन में। ठीक है। तो कास्ट चारकोल किससे प्राप्त किए जाते हैं? लकड़ी से। कैसे प्राप्त करते हैं? लकड़ी को हम ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं भंजक आसवन। यानी कि भंजक आसवन विधि से है लकड़ी का चारकोल प्राप्त किया जा सकता है। और इसका उपयोग हम क्या किसमें करते हैं? जल के शोधन में, जल को साफ करने में करते हैं, ना? और ये पानी से क्या होता है? हल्का होता है, इसलिए जल पर क्या हो जाता है? तैर जाता है। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा चारकोल होता है जंतु चारकोल। दूसरा चारकोल कौन सा है? जंतु चारकोल। ये क्या होता है भाई? इसमें जंतुओं की ली जाती है हड्डियां। क्या ली जाती हैं? हड्डियां। ठीक है। और जंतुओं की हड्डियों का क्या किया जाता है? भंजक आसवन। क्या किया जाता है? भंजक आसवन। ठीक है भाई। जंतुओं की हड्डी का क्या किया जाता है? भंजक आसवन किया जाता है। और उसमें भंजक आसवन के बाद एक सफेद पदार्थ बचता है। क्या बचता है? सफेद पदार्थ। और सफेद पदार्थ में क्या होता है? कार्बन की 12% मात्रा होती है। कितनी होती है कार्बन की? 12% मात्रा होती है। और इसमें होता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट। ठीक है। तो कैसे बनाया जाता है जंतु चारकोल? जंतुओं की ली जाती है हड्डियां, और हड्डियों को क्या कर दिया जाता है? भंजक आसवन विधि से तैयार किया जाता है। और सफेद पदार्थ प्राप्त होता है जिसमें कैल्शियम फास्फेट की मात्रा होती है। और कार्बन की कितनी मात्रा होती है? 12%, है ना? और इसका उपयोग किसमें करते हैं हम? इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग किसमें करते हैं हम? चीनी में। जो चीनी उद्योग होता है, चीनी उद्योग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चीनी उद्योग में कैसे करते हैं? जो गन्ने का रस होता है, उस रस के रंग को रंगहीन करने में, इसमें करते हैं, उसको रंगहीन करने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो जंतु चारकोल को कैसे प्राप्त करते हैं? भंजक आसवन विधि द्वारा, है ना? उसको भंजक आसवन विधि से प्राप्त कर लेते हैं। और उसमें कैल्शियम फास्फेट की मात्रा होती है। और कार्बन की कितने प्रतिशत मात्रा होती है? 12%। उपयोग किसमें करते हैं? चीनी उद्योग में। चीनी उद्योग में कैसे करते हैं? जो गन्ने का रस होता है, उस रस के रंग को रंगहीन करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो चारकोल है उसको हम कहते हैं शुगर चारकोल। क्या कहते हैं? तीसरा है शुगर चारकोल। और शुगर का मतलब है चीनी। चीनी का चारकोल बनाना है ना? क्या बनाना है? चीनी का चारकोल। कैसे बनाते हैं चीनी का चारकोल? इसमें हम क्या करते हैं? चीनी लेते हैं, और चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22 और O11।
ठीक है। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। और चीनी में क्या करते हैं हम? गंधक का अम्ल, गंधक के अम्ल से क्या करा देते हैं? क्रिया करा देते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है? गंधक का अम्ल क्या करता है? चीनी के अंदर जो जल की मात्रा है, जल की मात्रा को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है? अवशोषित। और से जो पदार्थ बचता है वो क्या बचता है? कार्बन। क्या बचता है? कार्बन। ठीक है, देख लेते हैं। तो C12H22O11 किसकी क्रिया करा देते हैं इस पे? H2SO4। ठीक है, गंधक का अम्ल किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4। ये H को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो क्या बनता है भाई? तो ये जल को कर लेता है अवशोषित। ठीक है, और क्या बनता है? कार्बन। तो कितने कितने अणु बनते हैं कार्बन के? कार्बन के कितने अणु बनेंगे? 12 बने ना। और जल के देख लो कितने बनेंगे? 11 दूनी 22। और ऑक्सीजन के कितने? 11, है ना। हो गया पूरा। यानी कि थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। कार्बन के कितने बनेंगे? 12। जल के कितने बनेंगे? 11H2O, है ना। तो कार्बन, जल हो जाता है अवशोषित, और कार्बन की क्या बनती है? कार्बन के अणु हमें क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं, है ना। समझ में आ गई बात। तो शुगर चारकोल को हम कैसे प्राप्त करते हैं? चीनी लेते हैं और चीनी में क्या मिला देते हैं? गंधक का अम्ल। गंधक के अम्ल को हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है? इस चीनी से जल की मात्रा को अवशोषित कर लेता है और क्या बना देता है? कार्बन। क्या बना देता है? कार्बन। ठीक है, तो ये तुमने पढ़ लिया जंतु चारकोल और काष्ठ चारकोल और शुगर चारकोल। ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो, तो कार्बन के जो अपर रूपक कितने फॉर्म में मिलते हैं? 2 में। एक क्रिस्टलीय, क्रिस्टल में कार्बन की जो संरचना है वो निश्चित क्रम में होती है, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, है ना। एक होता है अक्रिस्टलीय, इसमें कार्बन की जो संरचना वो निश्चित क्रम में नहीं होती। चारकोल, काजल, कोक और कार्बन गैस। चारकोल हमने पढ़ा है। चारकोल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल और शुगर चारकोल। और शुगर चारकोल को हम कैरोमल भी कहते हैं। तो हमने जंतु चारकोल पढ़ा, काष्ठ चारकोल पढ़ा और शुगर चारकोल। जंतु चारकोल को हम कैसे प्राप्त करते हैं? जंतु की हड्डी लेते हैं और उन हड्डियों का क्या कर लेते हैं? भंजक आसवन। और उससे क्या प्राप्त होता है? हमें क्या प्राप्त होता है बताओ? उससे हमें कार्बन प्राप्त होता है। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा शुगर चारकोल। शुगर चारकोल हम कैसे प्राप्त करते हैं? चीनी लेते हैं और चीनी में क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल से उसकी क्रिया कराते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है? चीनी से जल की मात्रा को क्या कर लेता है? अवशोषित। और क्या बचता है हमारा? कार्बन। ठीक है, एक हमारा होता है काष्ठ चारकोल। काष्ठ चारकोल कैसे प्राप्त करते हैं? लकड़ी लेते हैं और उसका कर देते हैं भंजक आसवन। भंजक आसवन कैसे होता है? उसको जलाते हैं ऑक्सीजन की कम मात्रा में। ठीक है, और हमें क्या प्राप्त हो जाता है? कार्बन। कैसा कार्बन? कोयला। और कोयला क्या होता है? जल से होता है हल्का, इसलिए जो लकड़ी का चारकोल है वो जल पर तैर सकता है। और ये क्या करता है? जल के शोधन में प्रयोग किया जाता है ना। समझ में आ गई। और शुगर चारकोल किसमें प्रयोग किया जाता है? ये अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जंतु चारकोल किसमें प्रयोग किया जाता है? वो चीनी के जो चीनी जो बनती है चीनी उद्योग में, वो चीनी किससे बनती है? गन्ने के रस से। वो गन्ने का रस होता है रंगीन, उसको रंगहीन करने में जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना। कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना, और उसमें हम पढ़ेंगे
हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, है ना। इसको पढ़ेंगे हीरा। हाँ, तो इसकी फॉर्म हम पढ़ेंगे क्रिस्टल्य, और क्रिस्टल्य में हम किसको पढ़ेंगे, हीरा को। और किसको पढ़ेंगे, ग्रेफाइट को। और किसको पढ़ेंगे, फुलेरिन को। ठीक है भाई, तो इसे हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।